इसलिए जो लोग इस लड़ाई को अलग थलग करके देख रहे हों, उनसे भी कहना चाहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार के वायदे पे पूरे देश के साथ जो धोखा हुआ है, उस लड़ाई को भी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी लड़ाई अधूरी नहीं है, हमारी लड़ाई एकांगी नहीं है, लेकिन जो अब तक मिल रहा था उससे ज्यादा पाने की जो आकांक्षा थी, नौकरियों में जो 50% आरक्षण को अधिकार समझते थे हम, शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन के बाद अर्जुन सिंह जब मानव संसाधन मंत्री थे, उनके दौर में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ, आज जब नई आकांक्षा की सरकार है तो नीट के जरिए हम देखते हैं, नीट के प्रवेश परीक्षा परिणाम में समाज के जिन तबकों को आकांक्षा थी कि उनको डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, व्यावसायिक परीक्षा के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नतीजे में हमने देखा कि साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि जो भी दलित समाज के बच्चे, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के जो बच्चे जो प्रतिभावान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तो फिसड्डी ही रहने के लिए अभिशप्त हैं, वो तो बैक बेंचर रहने के लिए अभिशप्त हैं, लेकिन लालटेन की रोशनी में रिक्शे वाले का बेटा, ठेले वाले का बेटा बेटी, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे जनरल छात्रों को कम्पीट किया, और उनका अधिकार बनता है कि वो अपने मेरिट के बल पे जनरल छात्रों के साथ रखे जाएं, और उनकी जो जगह खाली होती है पिछड़े समाज, दलित समाज के, जिनको ऐसा अवसर नहीं मिल पाया, उनके लिए मौका मिले। लेकिन इस बार के नीट प्रवेश परीक्षा परिणाम से बात सामने आ गई है कि गरीब परिवार के, वंचित परिवार के बच्चे अगर अच्छा भी नंबर पाते हैं तो उनको ढकेल के नीचे ही ले जाया जाएगा, जनरल कैटेगरी में उनके लिए जगह नहीं होगी। ये नई आकांक्षा की सरकार है, नया भारत बनाने वाली, राष्ट्रवाद का दावा करने वाली सरकार है, उसके राज में नतीजे हमारे सामने हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो राष्ट्रवाद की सबसे अग्रिम चौकी के रूप में देखी जाती है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहां के छात्र यहाँ पे आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे, वो प्रतिनिधित्व के सवाल पे आंदोलन चला रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, रविंद्र जी हैं, दूसरे और भी साथी हैं, अपनी बात रखेंगे। बीएचयू में व्यक्ति का केवल और केवल वो लाइसेंस हाफ पैंट वालों को मिला हुआ है, अब उनका पैंट भी फुल हो गया है, केवल वही बीएचयू में मार्च निकाल सकते हैं, और सेमिनार संगोष्ठी करने का भी अधिकार आरएसएस की कोई शाखा हो, उनके नजदीक के जो लोग हों, उनके नेतृत्व में ही काशी विश्वविद्यालय उसके पीछे चलेगा। मोदी जी का चहेता विश्वविद्यालय बन चुका है, जब भी बनारस आना होता है तो बीएचयू से होके आते हैं, तो उस बीएचयू में तो लोकतंत्र सबसे पहले बहाल होना चाहिए था। जिस वंचित आकांक्षा की हम बात करते हैं, उसका सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए था, लेकिन वहां जब नियुक्तियां आई, अध्यापक की भर्तियों का जब प्रक्रिया शुरू हुई, तो देखने में आया कि पहले से जितने पद आरक्षित तबकों के लोगों को मिलते हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है। उस विस्तार में आज मैं नहीं जाऊंगा कि किस तरह से रोस्टर प्रणाली के जरिए, किस तरह से न्यायपालिका के फैसलों के जरिए, किस तरह से कानून की व्याख्या के जरिए, डॉक्टर अनिल चौधरी जी इसको बता रहे थे, सुरभान जी के साथ वहां हम लोग बैठे थे, वहां भी पारसनाथ जी हैं, वो भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आज ऐसी स्थिति बना दी गई है कि जनता में अगर जुमला फेंकना हो, जनता के बीच अगर भाषण देना हो, तो जिस आरक्षण की समीक्षा की बिहार चुनाव में अनिल चौधरी जी कह रहे थे, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। खड़े होकर प्रधानमंत्री इस बात को कह सकते हैं
लेकिन जमीन पे जो साजिश चली गई है, आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया है। तो ये दोहरी लड़ाई है। एक हाथ से वो लोगों को दिखाते हैं, मदारी जैसा तमाशा है, एक हाथ से दिखाते हैं कि देखो आरक्षण तो सबको दिया जा रहा है, और उनका जो दूसरा चोर हाथ है वो आरक्षण के नीचे की जमीन उसने खींच ली है। ये कोई सामान्य भ्रष्टाचार नहीं है। जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन जातिवादी ताकतों से, वर्चस्व की ताकतों से, जिसको कहते हैं शेर के जबड़े से, शेर के उन नुकीले दांतों के बीच से प्रतिनिधित्व के अधिकार को छीना था, आज फिर से उस अधिकार को चोर दरवाजे से खत्म होने की साजिश की जा रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आजादी के आंदोलन की भी एक चौकी ये काशी विद्यापीठ रहा है। ये भारत माता का मंदिर एक ऐसे मंदिर के रूप में देश में जाना जाता है जहां पे कोई प्रतिमा नहीं है, जहां पे कोई मंदिर नहीं है, जहां पे कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद की जो आकांक्षा है, आजाद भारत बनाने की जो आकांक्षा थी, और जिस आजाद भारत में हमने संविधान से प्रतिनिधित्व का अधिकार हासिल किया था, आज फिर से आपने जो पहल की है, इस आजाद भारत से संविधान को, प्रतिनिधित्व को, अधिकार को खत्म करने की जो साजिश है, आपका धरना उसकी बुनियाद बनेगा। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। ज्यादा विस्तार से मुझे अपनी बात नहीं कहनी है। हम इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व का अधिकार कोई भीख नहीं है। समाज में लोकतंत्र को चलने के लिए अनिवार्य बात है कि जनता का उसको जनमत प्राप्त हो, जनता की उसकी सहमति प्राप्त हो, फैसला लेने और फैसला लागू करने में, जिसके ऊपर लागू करना है उसकी भी भागीदारी हो। तो चाहे वो संसद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे नौकरी या नौकरशाही की जगहें हो, इन सारी जगहों पे समाज के सारे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ऐतिहासिक अन्याय के चलते, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं होने के चलते जिन तत्वों के साथ अन्याय हुआ है, उनका प्रतिनिधित्व वहां पे हो। केवल इतनी बात है। तो प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? आज 50% भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इसे उत्तर प्रदेश की जमीन पे, पंजाब की धरती से चल के मान्यवर कांशी राम जी आए थे। उन्होंने बताया था कि समाज के वंचित तबके का हिस्सा कितना है। अगर प्रतिनिधित्व मिलना है तो 50 क्यों, 85% होनी चाहिए। लड़ाई इसकी होनी चाहिए, और इसकी लड़ाई नहीं हो रही है। तब आज 50% भी नहीं मिल रहा है। 50% जुमला में मिल रहा है, और हकीकत में उसको भी खत्म किया जा रहा है। तब बीएचयू से लेके काशी विद्यापीठ तक ये जो आवाज पहुंची है, मैं आपके दम पे कहना चाहता हूं कि ये आवाज आने वाले 2-3 दिन के भीतर संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय से भी उठेगी। एक हफ्ते के भीतर यूपी कॉलेज से भी उठेगी। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं बीतेगा, हरिश्चंद्र और डीएवी कॉलेज से भी आवाज उठेगी। और संघ के लोगों, बनारस की धरती को, परम पावन धरती को तुमने जो अपना लॉन्चिंग पैड बनाया है, तो कांसी राम और कबीर का भी जो सपना है, अंबेडकर का भी जो सपना है, इस आरक्षण के ही सवाल पे फिर से वो जागेगा, फिर से वो खड़ा होगा। इस बात का हम ऐलान करते हैं। आवाज दो,
बंधु यहाँ मौजूद हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद है कि इस लड़ाई को बनारस की लड़ाई बनाएं। अगर आप इसको बनारस की लड़ाई बनाने का हौसला रखते हैं तो सूर्यभान जी का संगत पाके अनिल चौधरी के साथ खड़ा होके मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में लड़ाई यूपी और भारत की भी लड़ाई बनेगी। और प्रतिनिधित्व का सवाल फिर से अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि एक भी साथी इस मनोभाव में न रहे कि हम अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी इस मनोभाव में न रहे कि ये दलितों की लड़ाई है, पिछड़ों की लड़ाई है, एसटी की लड़ाई है। ये सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रतिनिधित्व और न्याय की लड़ाई है। नया समाज विकलांग तरीके से नहीं बन सकता है। समाज के केवल कुछ लोगों को जिन्होंने जातिवाद के बल पे, भाई भतीजावाद के बल पे, संसाधनों पे अन्यायपूर्ण कब्जा के बल पे जो वहां पे हावी हैं और वहीं पे बने रहना चाहते हैं, इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। इसका नतीजा क्या है? भूखमरी के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, बीमारी के सवाल पे, हर मोर्चे पे भारत पिछड़ा हुआ है। इथियोपिया जैसे देशों जैसा, साउथ अफ्रीका के देश जो हमसे बाद भी आजाद हुए, केवल तुम्हारे ही नेतृत्व में देश अच्छा चलता, शिक्षा संस्थाएं अच्छी चलती, रोजगार बेहतर चलता तो हम मान लेते कि चलो हमारे ही देश के हो, करो नेतृत्व, हम पीछे ही तुम्हारे चलते हैं। लेकिन आजादी के इतने साल बाद हमने देखा है कि तुम्हारे नेतृत्व में वो काबिलियत नहीं है। देश को नया नेतृत्व, नया प्रतिनिधित्व चाहिए और ये नया देश बनाने की लड़ाई है। इस मनोभाव से इसको हम लड़ेंगे, इस मनोभाव से इसको आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनके चेहरों को देख के मैं कह सकता हूँ ये लड़ाई जरूर आगे बढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।